सिटी विजन के दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम एक उम्दा शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जो आज के कांग्रेस के लिए भी नहीं, विपक्षी नेताओं के लिए भी और युवाओं के लिए भी एक आइकॉन लीडर है। लोग उनको टाइगर के नाम से जानते हैं। आज हम जिस शख्सियत को आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं, युवा जो उनको बहुत ही प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि हम फिरोज खान की तरह, उनकी तरह हम बन सके, जो उनको हम आइडियल मानते हैं, खासकर युवा। तो आज हम जिस शख्स से रूबरू होने जा रहे हैं, लोग उनको कांग्रेस का, ना कि हैदराबाद सिकंदराबाद का टाइगर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए चलिए उनसे रूबरू होते हैं। सर नमस्कार। सर कैसे हो आप? गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम जी बोलिए। सर पहला सवाल, बीजेपी का एजेंडा और बीआरएस का एजेंडा क्या एक ही है? नो, बीजेपी और बीआरएस जी 2014 से मिलके आगे बढ़े। जी केसीआर नरेंद्र मोदी के जी शागिर्द थे। जी जी हर एक बिल, हर एक जो भी चीज पार्लियामेंट में तस्वीर होते थे, जी केसीआर नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हुए, जी मगर इनमें एक माहिदा हुआ था, एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी जी जी कि हिंदुस्तान के अंदर 29 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स में आपकी हुकूमत ला लेगी, मगर एक स्टेट तेलंगाना है जिसके ऊपर आप नजर नहीं डाल रहा। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहले वादा करे थे कि तेलंगाना पे नजर नहीं डालते। अंडरस्टैंडिंग में चल रहा। अंडरस्टैंडिंग में 2014 से चल रहा था। अच्छा राइट। जी 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22 तक। राइट। मतलब हुकूमत सारे राज्य पे चलेंगे, सिर्फ तेलंगाना केसीआर को छोड़ के। बीजेपी तेलंगाना को नहीं देखना। अच्छा तेलंगाना मेरी जान है बोल के केसीआर बोल दिए थे। जी तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये कबूल करे थे कि हाँ भाई, तेलंगाना आपकी जान है, हम नजर नहीं डालेंगे। एंड उसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी जैसा पद्मावती के ऊपर नजर डाला, जी सेम नरेंद्र मोदी, अमित शाह तेलंगाना पे नजर डाले। जैसा नजर डली जी और हुकूमत कायम करने का ख्वाब देखे, जी 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 वहां से केसीआर बोल दिए अब हमारी दोस्ती फिनिश, अब हंगामा स्टार्ट। तो शुरुआत में सांप और मुंगूस की लड़ाई हुई और आज दो सांपों की लड़ाई है। सो पहले केसीआर नरेंद्र मोदी के साथ थे, मगर एक साल से जी नरेंद्र मोदी और बीजेपी का साथ छोड़ दिए और बीआरएस पार्टी उन्होंने लॉन्च इसलिए करे, टीआरएस से बीआरएस बने। उसका रीजन टीआरएस से बीआरएस बताते हम आपको। अगर से हिंदुस्तान के अंदर सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर है तो वो केसीआर है। आज तेलंगाना सरप्लस स्टेट है जी वो सरप्लस स्टेट के अंदर आज 5 लाख करोड़ उधार है। ऐसी परिस्थिति में तेलंगाना है, वो तो कर्ज में डूब गया तेलंगाना। यस, 5 लाख करोड़ उधार है। अच्छा एंड आज जो मुख्यमंत्री जी है जी केसीआर, जी केटीआर, उनकी बहन कविता, जी संतोष और हरीश राव, ये 5 जनों के पास जी बीजेपी के हिसाब में, मेरे हिसाब में जी 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 62,000 करोड़, 60 to 70,000 करोड़ केसीआर के पास जायदाद है, पैसा है। और जी बीजेपी के पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है। जी सो केसीआर को, कविता को, हरीश राव को, संतोष को, केटीआर को किसी तरीके से ईडी केसेस, सीबीआई केसेस में लाके जी जेल भिजाने का प्रोग्राम बीजेपी कर ली है। जी ये प्रोग्राम को डिफ्यूज करने के लिए जी बीआरएस पार्टी लॉन्च करेगी, क्योंकि केसीआर का मानना यह है पूरे अपोजिशन मिल गए, जी जितने भी, फॉर एग्जांपल उड़ीसा से नवीन पटनायक, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, पंजाब से भगवत मान, बिहार से नीतीश कुमार, तमिलनाडु से स्टालिन और बाजुक से आंध्र प्रदेश से जगन, ये जितने भी रीजनल पार्टीज अगर से पूरे मिल गए, राइट, लालू प्रसाद यादव का लड़का, ये पूरे मिल गए, अखिलेश यादव,
जी। सो हम बीजेपी को हटा सकते। बोलते गठबंधन सारी हाँ एक गठबंधन कर रहे वो लोग या मोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए। यस केसीआर सबका साथ अपना विकास। नो, अब ये केसीआर जो बीजेपी का नारा जी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जी जी सबका प्रयास, जी इसके खिलाफ जी होके आज केसीआर बोलने का ये मतलब है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ बात कर रहे हैं, जी। नरेंद्र मोदी सिर्फ जुमलेबाज है, नरेंद्र मोदी सबसे फ्रॉडस्टर है, जी नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को बेच दिए, आज उनके 10 दोस्तों को हिंदुस्तान दे दिए, जी अदानी से अंबानी, और हिंदुस्तान तरक्की नहीं करा। हर एक प्रेस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट जी। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, नरेंद्र मोदी के साथ है, और इसी के वजह से हिंदुस्तान डेवलप नहीं हो रहा। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी है वो सेक्युलर नहीं है, वो कम्युनल है, वो एक मजहब की बात करते, और ये हिंदुस्तान में नहीं चलता। जी तो जितने भी सेक्युलर फोर्सेस है जी हम इकट्ठा होंगे और नरेंद्र मोदी को हराएंगे। तो अपने पैसे बचाने के लिए केसीआर जो इरिगेशन प्रोजेक्टों से कमाए, जी जो लैंड माफिया से कमाए, जो टेंडरों से कमाए, जो दूसरे डीलिंगों में कमाए, शराब घोटाले में। शराब घोटाले में बहुत कम कमाए। मैं आपको बता रहा हूं, कविता 100 करोड़ के केस में फंस गई। कविता को बुला के केसीआर साहब बोले, जी अरे वो पागल बच्ची, 50 से 60-70 हजार करोड़ है अपने पास, सही एक छोटे सर के 100 करोड़ के केस में गई, और सही आप बात उनको है। कितना है कविता को, सिर्फ 20 करोड़ है, तो इतने छोटे केस में आप क्यों गए? सही तो बड़ा बड़ा स्कैम करके रखे, और ये स्कैम्स अभी पब्लिक में आने का है, पब्लिक को महसूस हो रहा। और बीजेपी अगर से पावर में आई तो केसीआर को मालूम, जी केसीआर तिहाड़ जेल जाने वाला है, जी कविता चंचलगुड़ा, और केटीआर चल्लापल्ली, जी ये पक्का है। तो ये तमाम चीजें सोच के बीजेपी को कैसा डिफ्यूज करेंगे, तो बीआरएस का लॉन्च है। अच्छा, बीजेपी को पीछे हटाने के लिए टीआरएस को बीआरएस करे। जी हाँ, ओके। अब अच्छा, तो ये वर्ष 2024 के चुनाव में अगर उसको मद्देनजर रखे तो कांग्रेस का एजेंडा क्या रहेगा 2024 के चुनाव में? देखिए कांग्रेस का 24 का चुनाव सीधा है। स्टेट में केसीआर प्रोमिसेस करे, जी मगर बोकस प्रोमिसेस, सेंटर में प्रोमिसेस हुए, जी बोकस प्रोमिसेस, बात आसमान की करे, जमीन का काम नहीं करे। आप मेरे को बताइए, जितने भी स्कीम्स ये जी। लोग करे, जी आप जैसे आप स्टेट की बात लीजिए, यहाँ पे स्कीम्स बहुत है, मगर हर स्कीम में स्कैम है, हर स्कीम में स्कैम स्कैम है, और स्कीम पब्लिक तक पहुंची नहीं। है। जस्ट लाइक कैसे स्कीम? एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल, केसीआर की हुकूमत और नरेंद्र मोदी की हुकूमत जी जॉब्स देते बोले, आप बताइए सेंटर कितने जॉब्स दिए, स्टेट कितने जॉब्स दिए? जैसा केसीआर की हुकूमत बोली जी कि हम डबल बेडरूम देते हैं, आप बताइए डबल बेडरूम किसको मिले? ग्रेटर हैदराबाद में 10 लाख लोगों को एप्लीकेशन दिए, और आज तक जी ऑन रिकॉर्ड में आपके चैनल के सामने बोल रहा हूं, जी सिर्फ 10,000 घर दिए। सो परसेंटेज कितना हुआ? ओनली 2। जी इसी तरीके से एग्जाम्पल, मैं तो एक हिंदुस्तानी हूं, मगर एक माइनॉरिटी, एक मुसलमान की तरह मैं पूछना चाह रहा हूं टीआरएस वालों को कि 12% रिजर्वेशन आप बोले, आप हमारे को दिए? आप हमारे को वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देता हूं बोले, आप दिए? आप हमारे को नौकरियां बोले, आप दिए? आप डबल बेडरूम देते जी। बोले, आप हमारे को दिए? आप हमारे को लोन देते बोले, आप बोले कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, राइट? रंगनाथ कमेटी, सच्चार कमेटी, सुधीर कमीशन जो केसीआर जी। डाले, ये तमाम रिपोर्टों पे आप बोले कि मुसलमान पसमंदा है, दलित से भी पिछड़ा हुआ है, आप बात बोले, और आप बोले कि हमको आप लोन्स देते, आप लोन्स दिए? तो इसी तरीके से चाहे आज दलित बंधु आप बोल रहे हैं, दलित बंधु आप दिए कितों को? एग्जाम्पल, नामपल्ली के अंदर, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं 3 टाइम कंटेस्ट करा। सर, पार्टी की अंदरूनी खींचातानी से कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा सफलता के चरम सीमा पे है? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा एक इतिहास है। 3,500 किलोमीटर चलना मामूली बात है, मामूली बात जी नहीं है। जी और कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी चले। अब
हर एक व्यक्ति, जी पुरुष रहो महिला रहो, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस रहो, जी हर कोई राहुल गांधी से जुड़। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, जी जी ये एक ग्रैंड सक्सेस है, क्योंकि इसके बाद में मैं राहुल गांधी के साथ चल रहा था 11 किलोमीटर। जी हर एक शख्स आके पूछ रहा राहुल गांधी को, आप पावर में आना, कांग्रेस पार्टी पावर में आना तो हमको नौकरियां मिलेंगी। मेरी बेटी को नौकरी नहीं है, मेरी बहन को नौकरी नहीं है, हमारे पास रहने के लिए जाति घर नहीं है, हमारे पास कारोबार करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे को कोई सपोर्ट नहीं करता। कांग्रेस पार्टी थी, सपोर्ट करती थी, आप पावर में आना। आप आज जो रोडों के पर निकले, आज एक शेर आ गया, आज एक हत्ती जो सो रहा था वो हत्ती उड़ गया, इस तरह की बातें आवाम कर रही थी। तो इसका क्या मतलब है कि ये यात्रा एक ग्रैंड सक्सेस, ये हमारे कैडर को रीजनरेट करा, ये हमारे कार्यकर्ता में एनर्जी डाला और लोकल आम आदमी में एक होप क्रिएट करा। तो राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल के सामने बोलना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आईसीयू वार्ड में थी, राहुल गांधी जो निकले, पूरे हिंदुस्तान को महसूस हो गया कि अगर से बीजेपी को हटाना तो सिर्फ वो कांग्रेस से पॉसिबल है। ये जितने भी रीजनल पार्टी है, केसीआर, नीतीश कुमार, केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये तमाम अली बाबा 40 चोर है। अगर से कोई नरेंद्र मोदी को हटा सकता तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। तो भारत जोड़ो यात्रा ग्रैंड सक्सेस हुई। वो तो सक्सेस हुई सर, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर आपसी मन मुटाव चल रहा, जो कांग्रेस पार्टी में आपसी मन मुटाव चल रहा, तो कहाँ पे कमी हो जा रही कि हम लोग उसको कवर नहीं कर सक रहे? देखिए, पहले कांग्रेस में लड़ाइयां थे, हम बात मानते जी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में लड़ाई होती, मगर वो कमरा बन करके लड़ते। अच्छे मियाँ बीवी वो होते जो कमरा बन करके लड़ते। जी यहाँ कांग्रेस पार्टी जब भी लड़ती तो दरवाजा खोल के लड़ती। अब ये बात कंटिन्यूस चल रही थी, जी सीनियर जूनियर की चल रही थी, जी माइग्रेंट ओरिजिनल की चल रही थी, हाँ, ये तमाम चीजें चल रही थी। जी जब लास्ट मंथ जो पुराने इंचार्ज है जी उनको निकाल दिए और नए इंचार्ज को लेके आए, मानिकराव ठाकरे जी, उनको ला दिए। बाद उन्होंने क्लियर कट एक ही बात, अगर से कांग्रेस पार्टी यूनाइट नहीं हुई, यूनाइटेड फेस लेके पब्लिक में नहीं गई, तो कांग्रेस सर्वनाश हो जाएगी। आप लोग आपके ईगो प्रॉब्लम बाजुक रखिए, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग आप बाजुक रखिए, आपका मिसकम्युनिकेशन बाजुक रखिए और यूनाइटेड होकर आप कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़िए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो वादे करे वो जमीन पर नहीं पहुंचे, केसीआर जो वादे करे वो जमीन पे नहीं पहुंचे। एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस का ब्राइट चांस है तेलंगाना में जीतने का। सोनिया गांधी को गिफ्ट देने का राइट टाइम है। रेवंत रेड्डी की सदारत में पूरे यूनाइटेड हो जाओ, ईगो प्रॉब्लम बाजुक रखो। और एक बात उन्होंने बहुत सीरियसली बोले कि हर एक कार्यकर्ता से लेके कांग्रेस में बड़ा लीडर तक कांग्रेस से मोहब्बत करता, मगर कुर्बानी क्यों नहीं देना चाहता, सेल्फ क्यों बात कर रहा, पार्टी के लिए क्यों मैं बात कर रहा। एक इंसान से बड़ी पार्टी होती, पार्टी से बड़ा देश होता। आज पार्टी को आपकी जरूरत है, ईगो बाजुक रखो। सो कांग्रेस पार्टी डिसाइड कर ली, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुआ। और ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा एक यूनाइटेड फेस से जा रहे हैं हम। आज आपके चैनल के सामने हम बोल रहे हैं, आज फर्स्ट पोजीशन अगर से कल के दिन चुनाव हो तो बीआरएस का पोजीशन तगड़ा है, सेकंड नंबर पे कांग्रेस है, थर्ड नंबर पे बीजेपी है। मगर नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद आपको इंटरव्यू दूंगा, जब मैं आपसे वादा कर रहा हूं और यकीन मानो आप, कांग्रेस जो सेकंड पे है 1 पोजीशन पे आएंगे। बस यात्रा और पद यात्रा के बारे में कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या है सर? बेसिकली जो वादे करे वो अमल नहीं हुए और ये पब्लिक में लेके जाना है। इसको बोलते अवेयरनेस, तेलुगु में बोलते चैतन्यम।
जी ये अवेयरनेस पब्लिक में लाना है और पब्लिक से ये पूछना है, आपकी बस्ती डेवलप हुई, आपका जी घर डेवलप हुआ, आपको नौकरी मिली, आपको घर मिला, जी आपको लोन मिला, आपको अच्छा स्कूल मिला, आपको अच्छा हॉस्पिटल मिला, आपको क्या तो भी मिला। बंगारू तेलंगाना केसीआर बोल रहा, बंगारू हुआ या चिप्पा तेलंगाना है, आपकी जिंदगी कहां तो भी डेवलप हुई। वहां से नरेंद्र मोदी बकवा करता, जुमलों पे जुमला बोलता, कुछ तो भी तेलंगाना को डेवलपमेंट को करे, बोलिए आप। ये आवाम से पूछने का है और इसके लिए बस यात्रा है, पद यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी इलेक्शन को मद्देनजर रख के नहीं करे, भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान को यूनाइट करने के लिए करे। जी हिंदुस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से जुड़ रहा, मतलब भारत जोड़ो यात्रा एक इतिहास रचने के लिए, ना कि इलेक्शन के लिए। इतिहास के लिए नहीं था, हिंदुस्तान टूट जा रहा था। जी रिलीजन में लड़ाई, जी कास्ट में लड़ाई, भाषा में लड़ाई, स्टेट में लड़ाई और डिवाइड एंड रूल चल रहा था। तो राहुल गांधी का मेन जी। मोटिव यह था कि यूनाइट एंड लीड करना है। यूनाइट एंड लीड करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा करे, जिसमें वो सक्सेसफुल हुए और आगे आगे आप देखेंगे अभी नीचे से ऊपर तक गए। सर, ये भारत जोड़ो यात्रा रिसेंटली 2024 के चुनाव के लिए, जीतने के लिए कराई या नहीं? एक मोटिव था कांग्रेस का कि हम लोगों को विपक्षी दल को बीट करना है। यात्रा का मोटिव चुनाव में जीतना या पब्लिक में क्रेज होना कि हाँ कांग्रेस अभी जाग उठी? यात्रा का मतलब यह था कि देश को जोड़ने का है। जो देश टूट रहा, जी संविधान से देश चलता, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता, जी मगर यहां पे मजहब की सियासत हो रही और देश टूट रहा। और राहुल गांधी एक मैसेज देना चाहते थे जी तमाम लोगों को, अपोजिशन को, उनके दोस्तों को, जी प्रेस को, कि आप लोग मेरे को पप्पू पप्पू बोलते। पप्पू नहीं हूं मैं, फायर हूं, फायर। सो तेलुगु में कहावत है, पप्पू गा दो निप्पू निप्पू, तो वो फायर हो गया राहुल गांधी। और तमाम हिंदुस्तान में एक मैसेज चलेगा कि एक चैलेंजर आ गया, नरेंद्र मोदी अब सोना छोड़ दो, जी। राहुल गांधी आ गया। बोलते सत्ता में कोई हाँ, फायरमैन आ गया। पक्का। बीजेपी को हटाना तो कांग्रेस, अभी बोल दिया मैं आपको, अलीबाबा 40 से और कुछ नहीं कर सकते। हटाना तो कांग्रेस, जी गांधी परिवार। ये बात एक ओपन सीक्रेट है, आप मानो या ना मानो। नहीं सर, पब्लिक का ओपिनियन हो सकता गलत है, क्योंकि जब वो केसीआर को इतना इंपॉर्टेंट दे रहे तेलंगाना के वो है बोल के, बट सोनिया गांधी ने ही तेलंगाना दिया, तो पब्लिक को उनके तरफ ज्यादा जोर देना चाहिए था। हर चीज पैसों की हो गई आजकल, क्योंकि बंगारू तेलंगाना देने वाले सोनिया मैडम है, तो उनको पब्लिक छोड़ के वो कैसा केसीआर की ओर डाइवर्ट हो रहे। देखिए केसीआर सबसे चातिर खिलाड़ी है। अगर से झूठ को सच का रूप देना है तो केसीआर से आदा सीख लेना। जिस तरीके से साफ झूठ बोलते केसीआर, वो कोई भी नहीं बोल सकते। और उसके बाद में 2014 में पावर में आए बाद इतनी दौलत कमा लिए, इतनी दौलत कमा लिए, हर एक इलेक्शन दौलत की बुनियाद के ऊपर जीता जा रहा। आप रिसेंटली बाई इलेक्शन देखिए, मुनगोड़ का बाई इलेक्शन, केसीआर जीते, बीजेपी सेकंड आई, कांग्रेस थर्ड आई। आप मेरे को एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, जी 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 अगर से केसीआर के पूरे स्कीम अमल हुए, जी केसीआर के वादे पूरे हुए, जी केसीआर 84 एमएलएस को वहां पे अपॉइंट क्यों करा, 16 मिनिस्टरों को इंचार्ज क्यों बनाया, जी 200 करोड़ रुपए क्यों खर्चा करा? सो इससे पता चल जाता कि केसीआर का जो भी जीत है वो पैसों की बुनियाद है, शराब की बुनियाद है। आप परेशान हो जाएंगे सुन के आपके चैनल पे। मैं वहां प्रचार में था और मैं हमारे पार्टी प्रेसिडेंट को बोला, साहब जीतना नामुमकिन है, ये लोग हर घर को जाके 1 तोला सोना देते बोल रहे हैं। सुबह में मिनिस्टर और एमएलए हर घर तक जा रहे हैं। क्या शराब पीते सप्लाई हो रहा, क्या चिकन खाते, क्या मटन खाते, कौन सी साड़ी होना, कौन सी लुंगी होना, वॉशिंग मशीन होना, सेलफोन होना, बाइक होना, टीवी होना,
फ्रिज होना, अवन होना, माइक्रोवेव होना, हीटर होना, गीजर होना। जब ऐसी दौलत खर्चा होती तो कौन सा अपोजिशन जीत सकता? सो केसीआर की पूरी बुनियाद जो 60-70 हजार करोड़ रुपए कमाए वो आदमी फैलाते जा रहा। इसका मतलब विधायकों की खरीद फरोख्त मामला सही है वो 100%, 100%। टीआरएस पार्टी 2018 में हमारे 12 कांग्रेस एमएलए को खरीदी, उससे पहले 25 को खरीदी, टोटल 40+ लोगों को खरीदी। हमारे कांग्रेस के जो बिक गए वो बट्टेबाजा है उनका, वो तो छोड़ दो, मगर खरीदने वाला सबसे बड़ा दलाल कौन? केसीआर जी। ये ओपन सीक्रेट है, सारी दुनिया को मालूम। कालेश्वरम सिंचाई जो योजना है उसमें कितनी सफलता हासिल हुई? अरे केसीआर वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोजेक्ट करे जी। कालेश्वरम, ओके, वो तेलंगाना में है जी। बेहतरीन, मगर वो एक टोटल फ्लॉप शो है। जितना वादा करे उससे हाफ भी एक्सपेक्टेशंस में नहीं आया। जी। और कालेश्वरम से किसको फायदा हुआ नहीं हुआ मैं आपको नहीं बोल सकता, मगर केसीआर और केसीआर फैमिली को, जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जी, 20 to 30,000 करोड़ कमाए वो लोग कालेश्वरम प्रोजेक्ट से। एक कालेश्वरम प्रोजेक्ट 1,25,000 करोड़ का है, उसके अंदर से 25 से 30 हजार करोड़ केसीआर कमाए। तो कौन सक्सेसफुल हुए? केसीआर सक्सेसफुल हुए। तेलंगाना सक्सेसफुल हुआ, डिबेट कर लेंगे, मगर केसीआर की फैमिली सक्सेसफुल हुई, यह बात आखिरी सच है। अभी तो बंगाल तेलंगाना बोल रहे हैं ना सर सब लोग। आईटी में हमारे केटीआर सर सक्सेसफुल है बोल रहे, केसीआर सर कालेश्वरम परियोजना में सक्सेस है बोल रहे। देखिए, बोलना है उन्हें बोलते रहते, और जमीन के ऊपर क्या है? आपके चैनल को लेके अपन चले जाएंगे जी। अभी अपन आपके चैनल को लेके बाहर चले जाएंगे जी। खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी लगती जी। थोड़ा आगे गए तो नामपल्ली लगती जी। आपको हर एक बस्ती लेके जाता हूं जी। उन्हें जो बोल रहे हैं वो सही है, तो मैं आपके चैनल के सामने बोल रहा हूं, कांग्रेस का कंडवा निकाल दूंगा, टीआरएस बीआरएस का कंडवा पहन के जी मैं आगे बढ़ूंगा। अभी ये 2024 के चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा या नहीं, माध्यम तरीके से रहेगा? अभी तो शुरुआत है, ग्राफ पूरा गिर गया था, अभी ग्राफ इंप्रूव हो रहा, और एक 6 मंथ्स के बाद मैं आपको एग्जैक्ट पोजीशन बोलूंगा। मगर ये बात सच्चाई से बोल रहा हूं, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारा ग्राफ बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब ये अकेले राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है, ये तमाम लीडर्स की जिम्मेदारी है कि जमीन के ऊपर मजबूती से काम करके, कंस्ट्रक्टिव काम करके, आप पब्लिक के अंदर रह के 24/7 आप पब्लिक में रहना जरूरी है। देखिए, हर मसले में अगर से कांग्रेस लीडर रहेगा तो लोग समझेंगे कि कांग्रेस कुछ कर सकता। एक राहुल गांधी के ऊपर आप निर्भर नहीं हो सकते, मगर राहुल गांधी की यात्रा एक एनर्जी डाल दिया जी। और वो एनर्जी जैसा कंटिन्यू होंगी, 6 मंथ्स के बाद मैं आपको बोल सकूंगा कितना इसका इफेक्ट होता। मगर एक बात तो सही है, ग्राफ तो बढ़ रहा। मतलब कांग्रेस में जैसे राहुल गांधी जी सबके आइकॉन है, देन दूसरा लीडर कौन सा है जिसको हम आइकॉन मान के, हाँ राहुल गांधी जी के बाद जो जद्दोजहद कर रहे कांग्रेस में, दूसरा नंबर पे कौन है सर? नंबर 1 सोनिया, जी। नंबर 2 सोनिया गांधी, नंबर 3 सोनिया गांधी, नंबर 4 सोनिया गांधी, नंबर 5 सोनिया गांधी, नंबर 6 राहुल गांधी, नंबर 7 राहुल गांधी, नंबर 8 राहुल गांधी, नंबर 9 राहुल गांधी, नंबर 10 प्रियंका गांधी, बस 11th नहीं रहता, 10 के नामा दे दिया मैं। तो आपको उम्मीद है 2024 में जो भी चुनाव होगा कांग्रेस का आना तय है? कांग्रेस आती या नहीं आती मैं अब नहीं बोल सकता आपको, ग्राफ बढ़ रहा ये बात बोल सकता, क्योंकि सच बोलने की शक्ति फिरोज खान में है, डिप्लोमेट आंसर नहीं दे सकता। इसके लिए फिरोज खान का इंटरव्यू हर कोई सुनना चाहता, तो फिल वक्त मेरे पास उसका आंसर नहीं है। बराबर ग्राफ बढ़ रहा, बराबर हमारी पकड़ बढ़ रही, मगर 24 जीत सकते या नहीं जीत सकते मैं आपको अभी गारंटी से नहीं बोल सकता। नहीं, चूक कहाँ हो रही सर? पार्टी इतना मेहनत कर रही, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर रही, सबसे ज्यादा जद्दोजहद कांग्रेस पार्टी कर रही, तो चूक कहाँ हो रही हमारे को? पब्लिक का
नियरेस्ट डियरेस्ट फेस बनने के लिए? देखिए, हम आपको क्या बोले, राहुल गांधी अभी आए, राहुल गांधी सीन में नहीं थे जी हमारे को 24/7 लीडर की आवश्यकता थी, जी क्योंकि सामने वाला जो हमारा अपोजिशन है नरेंद्र मोदी, वो 24/7 काम करते, भले उनके स्कीम्स अमल होते नहीं होते, मैटर ऑफ डिबेट, मगर 24/7 उन्होंने काम करते। हमारे पास भी 24/7 काम करने वाला होना था। हमारी कांग्रेस की वीकनेस ये थी कि दिल्ली तगड़ा नहीं था। दिल्ली को तगड़ा होना तो राहुल गांधी आके काम करना, प्रियंका गांधी 24/7 काम करना। तो सारे सो- नेटवर्क सुनिए- दिल्ली से ही है? सुनिए, आप प्रश्न पूछे तो कंप्लीट करिए। सॉरी। सोनिया गांधी जितना भी काम करना है काम कर दिए। सोनिया गांधी की अब एज और उनकी हेल्थ इश्यूज है। राहुल गांधी 24/7 दिखना, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से कर दिए। तो राहुल गांधी क्या करे, संजीवनी प्रोवाइड कर दिए कांग्रेस को। मैं आपको बोला था कि कांग्रेस मर रही, कांग्रेस आईसीयू में है, राहुल गांधी आके संजीवनी दे दिए, अब ग्राफ बढ़ रहा। सो ये परिस्थिति थी। देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल में बोलता हूं, अगर से कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जी स्ट्रिक्ट है, तो आपके एरिया का पुलिस स्टेशन सैफाबाद लगता, तो वहां का सर्कल टाइट काम करता, जी वहां का एसीपी टाइट काम करता, वहां का कांस्टेबल टाइट काम करता, क्योंकि वहां पे कमिश्नर टाइट है। जी तो दिल्ली टाइट है तो हर एक स्टेट टाइट रहता। अब राहुल गांधी आके संजीवनी डाल दिए, 24/7 काम कर रहे, जी अब बराबर हमारा ग्राफ बढ़ता। और आते आते दिनों में, मैं आपको बोल दिया ना, नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद आऊंगा और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भी बता दूंगा, कौन से स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, सेंटर में कितने एमपीज आ रहे हैं, तमाम चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। बोल तो दिल्ली से ही नेटवर्क मजबूत होने के बाद ही कांग्रेस फॉर्म में आएगा? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस फॉर्म में है और दिल्ली हेडक्वार्टर है। जी दिल्ली परफॉर्मेंस देगा तो स्टेट से परफॉर्मेंस लेगा, जी समझे आप? जी 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 दिल है दिल्ली, अच्छा वो पावर हाउस है, जी वो वीक है तो स्टेट कैसा परफॉर्म करता? देखो, मालिक तगड़ा है सही तो ऑफिस परफॉर्मेंस देता, सही है आपका एमडी तगड़ा है, आप लोग रात और दिन काम करते, जी आपका चेयरमैन तगड़ा है, जी आप लोग रात और दिन काम करते। उसी तरीके से दिल्ली तगड़ा है तो स्टेट्स काम करते। अभी हमारे हैदराबाद शहर पहले सेफ था, अभी सेफ नहीं है, किसी को कानून का खौफ नहीं है, सब बस अपने अपने तरीके से जी रहे। जैसे 4 साल की बच्ची का रेप, पब के पास रेप, खुलेआम मर्डर भी हो रहे सर, खुलेआम। अभी परसों वहां पे मर्डर भी हुए, खुलेआम दिन दहाड़े चोरी डकैत रेप। पहला हमारा हैदराबाद शहर, जिसको सोने की चिड़िया बोलते थे, हमारा भारत, लेकिन अब क्या है, एकदम से वो बहुत ही ग्राफ गिर रहा। उसका वजह देखिए, जो बात हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, बंगारू तेलंगाना, और मैं बहुत डेवलप कर दिया तेलंगाना को। आपके बातचीत से आपको पता हो रहा कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। गरीबी है उसके लिए चोरियां हो रहे, गरीबी है उसके लिए डकैतियां हो रहे, एंड आज जो मर्डर हो रहे क्या के लिए हो रहे? मनी मैटर्स के लिए। मैं लॉ एंड ऑर्डर को तगड़ा है बोलता हूं। मैं एक अपोजिशन का लीडर रहते हुए भी तेलंगाना पुलिस बेहतरीन काम कर रही बोलता हूं। चंद ऑफिसर्स है जो काम सही नहीं कर रहे, मगर मेजॉरिटी ऑफ ऑफिसर्स राइट फ्रॉम कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक बेहतरीन काम कर रहे हैं। और रही बात रेप्स की, ये मेंटालिटी बदलने की है। एक लड़का अपनी मेंटालिटी बदलना, एक मर्द अपनी मेंटालिटी बदलना, वो औरत को एक अपनी माँ की तरह इज्जत करना, एक बहन की तरह इज्जत करना। तो औरत सिर्फ लव की चीज नहीं है, औरत एक रेस्पेक्ट की चीज है। ये संस्कार उनकी इसके घर से आना है, ये संस्कार उसकी माँ डालना है। तो जिस दिन मर्द की आइडियोलॉजी, मर्द का दिमाग चेंज होगा, जब ये रेप्स नहीं होंगे। मगर अगर से ये दिमाग नहीं चेंज हुआ तो कोई भी सिस्टम, ना मैं केसीआर को खुशरवार बोलूंगा, ना डीजीपी को, ना कमिश्नर ऑफ पुलिस को, किसी को इसको खुशवार नहीं बोलूंगा मैं। मर्द की मेंटालिटी जिस दिन भी चेंज होंगी, ये रेप खत्म हो जाएगा। या जो डिक्टेटर कंट्रीज में करते, दुबई में मेरा कारोबार है, दुबई में कोई लड़की को आप आवाज करके दिखा दो, इमीडिएट आपको अंदर डाल देते और आपको 5 से 6 साल जेल में डाल देते।
या तो ऐसा डर है ना। हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, हिंदुस्तान का कानून कुछ अलग है। तो यहाँ के लोगों को मालूम ये कानून में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता, 2 महीने 3 महीने 4 महीने अंदर रहते, फिर बाहर निकल जाते। हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है, हमारे सिस्टम में डिफिकल्टीज है, ये तमाम चीजें एडवांटेज। सो रेप के हद तक हिंदुस्तान में मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको क्लियर कट बोला हूं, बंगारू तेलंगाना, अगर से तेलंगाना पैसा होता, तेलंगाना में तरक्की होती, तेलंगाना में जॉब्स होते, तेलंगाना में डबल बेडरूम मिलता, तेलंगाना अगर से डेवलप होता, अच्छा स्कूल मिलता, अच्छा हॉस्पिटल मिलता, तो ये तमाम लफड़ेबाजी नहीं होती। ये एक बड़ा प्रूफ है जो मैं आपके चैनल पे बोला कि बंगारू तेलंगाना ने चिप्पा तेलंगाना हो गया, इसीलिए ये तमाम लफड़ा है। और डेवलपमेंट्स मंदिर के हो रहे, जैसे यादिरगुट्टा अभी रिसेंटली हो रहे, तो डेवलपमेंट एजुकेशन के नहीं हो रहे, जो युवा पीढ़ी है उनके जॉब्स के नहीं हो रहे डेवलपमेंट्स। देखिए डेवलपमेंट जो हम आपको आते की बोले, स्कूल डेवलप हुआ क्या, हॉस्पिटल डेवलप हुआ, लैंड माफिया काम कर रहा, यादगिरी गोटा डेवलप हुआ, वहाँ पे पूरे ज़मीना, यहाँ पे सीएम के जितने भी दोस्त, सीएम के जितने भी सिंडिकेट वहाँ पे ज़मीन खरीदे और डेवलपमेंट कर दिए। आप देखिए अब लेटेस्ट हनुमान मंदिर को 1000 करोड़ रुपए दे रहे हैं मुख्यमंत्री। हाँ, हनुमान मंदिर एक जो बना रहे हैं जी, तो उसको 1000 करोड़ दे रहे हैं जी। कई के लिए दे रहे हैं? सेम यादगिरी गोटा में जैसा जमीना खरीदे वहां पर भी पूरे जमीन खरीद लिए, अब वहां पे डेवलपमेंट। बीजेपी जय श्री राम बोलती है, केसीआर यहाँ पे जय हनुमान बोल रहा। जय हनुमान के पीछे क्या मतलब है? हनुमान को तो इज्जत करते हो, हमारी इज्जत के साथ उन्होंने पैसा भी कमा रहे। सो ये लैंड सिंडिकेट, लैंड शार्क्स, ये लैंड माफिया, ये तमाम चीजों के ऊपर केसीआर का तवज्जो ज्यादा है, केसीआर का इंटरेस्ट ज्यादा है जी। हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाने पे इंटरेस्ट नहीं है। मैं 1000 टाइम केसीआर को बोल दिया, भाई ओल्ड सिटी के अंदर एक ही हॉस्पिटल है जहां पे गरीब जाता, और वो उस्मानिया हॉस्पिटल है। आप उसको डेवलप करिए, आप उसको बनाइए, आप उसको कंस्ट्रक्शन करिए। 1000 टाइम हम बोले, मगर एक भी टाइम उस्मानिया डेवलप नहीं होता, हमारा नीलोफर हॉस्पिटल डेवलप नहीं होता जी। हमारा मेटरनिटी हॉस्पिटल डेवलपमेंट नहीं होता, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स डेवलपमेंट नहीं होते, फीस रियम्बर्समेंट नहीं मिलता जी। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके लिए ये गड़बड़ा हो रहा है। मतलब मंदिर का डेवलपमेंट नहीं, वहां जो प्लॉट्स है उसको अतिक्रमण करने के लिए वो जस्ट एक प्लानिंग है। नो नो नो, मंदिर आएंगी तो आगे जाके बिजनेस आएंगे जी। बिजनेस आएगा तो वहां पे लैंड रेट्स बढ़ेंगे। अच्छा, तो पहले से सीएम का सिंडिकेट जी 6 महीने पहले जी वहां पे जो जमीन फॉर एग्जांपल 1 एकड़ 10 लाख है जी, खरीद लिए। अब जैसा हनुमान मंदिर आएगा जी तो वहां पे 1 एकड़ 2 करोड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से लैंड माफिया, लैंड सिंडिकेट काम कर रहा। मतलब जमीनों को हड़पने के लिए वो इलीगल तरीके से नहीं, लीगल तरीके से उसको एक मंदिर का रूप, डेवलपमेंट दे दिया जाएगा। यस यस, उनका सिंडिकेट, केसीआर का सिंडिकेट आगे बढ़ना, उनका बिजनेस अच्छा रहना, उसमें से वो लोग कमाना और केसीआर को शेयर देना। तो इसका मतलब पैसे कमाने का एक अलग जरिया है भगवान के नाम पे। जो डेवलपमेंट्स चल रहा प्लॉट्स का, ये वो उनके जो रेट्स अब बढ़ेंगे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे, तो भगवान के नाम पे ये जमीनों का अतिक्रमण चलेगा 100%। तो कांग्रेस के पीछे रहने का रीजन ईमानदारी, बिना भ्रष्टाचार के कांग्रेस बढ़ रही, इसीलिए वो थोड़ा मैदान में पीछे है। नो नो नो, भ्रष्टाचार में थोड़ा बहुत कांग्रेस पार्टी भी करी है और थोड़ा बहुत करी, इन लोगों के वैसा नहीं लूटी। 100 रुपये 1000 रुपये जी लूटे कांग्रेस, मगर इन लोगों के वैसा हजारों करोड़ नहीं लूटे। ये तो डकैत है जी, ये तो वीरप्पन के भाई है जी। सो इनकी तो कोई मिसालिश नहीं है। छोटा बहुत चुटमुट कांग्रेस चोरियां करी, ये मैं मानता हूं, मगर इस तरीके की डकैती नहीं करे। ये डकैता है, ये तेलंगाना को भेज देते और अब तक तेलंगाना को भेज दिए। सरप्लस स्टेट को आज 5 लाख करोड़ उधार है। एक किसके कोख में बेटा या बेटी है, उन्हें कल पैदा हुई तो उसको 1.5 लाख रुपए का उधार है। ये परिस्थिति में तेलंगाना है।
पब्लिक गुहार करेंगी तो कहाँ करेंगी सर? सरकार से करेंगे या पुलिस वालों से करेंगे? किससे करेंगे? आज तेलंगाना में ना बेटी सुरक्षित है, ना बेटा है, ना जॉब्स है, ना जिंदगी जीने का कोई जरिया ही नहीं है तेलंगाना में। फिर बंगारू तेलंगाना। ये बात आवाम को समझने की जरूरत है जी आवाम हर वक्त आ रही टीआरएस को पैसे ले लेके डाल रही। जी मैं आवाम से स्ट्रेट क्वेश्चन कर रहा हूँ, जी आज आप इतने मतलबी क्यों हो गए? अगर से इनकलाब लाना है तो आप लाना है, जी अगर से नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देना है तो वो आपका वोट है। जी तो ये टाइम बहुत सोच समझ के आप वोट डालिए। अगर से आप महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस कुछ बदलाव ला सकती जी और वापस बंगारू तेलंगाना बना सकती, तो आप कांग्रेस को वोट डालिए। ये गवर्नमेंट तो फ्लॉप गवर्नमेंट है। जी ये गवर्नमेंट किसको मदद नहीं करी, ना एसीज को करी, ना बीसीज को करी, ना ओसीज को करी, ना माइनॉरिटीज को करी, ना कुछ भी नहीं करी। खुद के परिवार को डेवलप कर ली, खुद के घर में नौकरियां दे ली, खुद के आलिशान मकाना बना लिए। आज मकाना उनके, मेरे को जहाँ तक न्यूज़ है, उनके विलाज है, उनके पास जी प्रॉपर्टीज है दुबई में, लंदन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और तमाम जगह पे जहाँ भी है, तमाम इनका पैसा जी वहाँ पर है। सो केसीआर और केसीआर की फैमिली डेवलप हुई और तेलंगाना कोई भी चीज में आगे नहीं है। सर, दिल्ली शराब घोटाले में अब कविता जी फंसे हुए हैं या निकलेंगे या नहीं? नेक्स्ट 15 दिन के अंदर कविता को अरेस्ट करते। मनीष सिसोदिया पहले है, अब मनीष सिसोदिया से इंक्वायरी करते कि नेक्स्ट कविता का नंबर आ रहा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 पे है मनीष सिसोदिया, उसके बाद 7 पे आते कविता। तो सीबीआई और ईडी बेहतरीन काम करते, वो लिंक बना रहे कि कहां पे घोटाला हुआ, कहां पे पैसा आया, किसको पैसा गया, कमीशन किसको आया, क्विट प्रो को बोलते, वो किधर से आया, पैसा किधर गया था, किधर से किसको ट्रांसफर हुआ, तमाम चीजें। और कविता का फॉल्ट, कविता जब ये स्कैम में इन्वॉल्व थे और आज भी है, 10 फोन क्यों चेंज करे, 10 फोन नंबर क्यों चेंज करे? पॉलिटिशियन का फोन नंबर चेंज नहीं होता। 1997 में मेरा नंबर मैं खरीदा 9849000415, आज भी 25 साल के बाद सेम नंबर है। कविता 10 नंबर क्यों चेंज करे? 100% कविता का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब सीबीआई जो काम कर रही है वो ईमानदारी से कर रही? 100% ईडी सीबीआई ईमानदारी से काम करती, मगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नरेंद्र मोदी, बीजेपी की हुकूमत करती। क्योंकि ये सेंट्रल एजेंसीज जो भी है, ये सेंटर के वेपन्स बोलते जी, जब भी सेंटर यूज करना है तो यूज जी। करते। मगर आज की हकीकत हम आपको बता रहे, नरेंद्र मोदी और बीजेपी ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को इतनी बेहतरीन तरीके से यूज कर रहे हैं। जी आप देखिए, जो भी उनके खिलाफ बात करते उनके ऊपर ईडी आ जाता, जो उनके साथ रहते उनके ऊपर ईडी नहीं आता। आज एक सिंपल बात बता रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को गालियां देता, बीजेपी को गालियां देता, अमित शाह को गालियां देता, सही है। मगर असदुद्दीन के घर में रेड नहीं होता। असदुद्दीन 800 करोड़ के घर में रहता। असदुद्दीन और अकबरुद्दीन की जायदाद मिलाए तो 10,000 करोड़ की है, मगर उनके पास रेड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि असदुद्दीन, अकबरुद्दीन, एमआईएम पार्टी बीजेपी की बी टीम है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन करते, जाके इस्लाम की बात करते, हिंदुओं को गालियां देते, पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता। पॉलिटिकल पोलराइजेशन के अंदर बीजेपी को फायदा पहुंचाते। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन जाके 100 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ते। जो आप जाके उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ते, आपको कितना परसेंटेज वोट आया? 1% भी नहीं आया। मगर आप क्या करें, 2-4 हजार वोटा ले लेके रीजनल पार्टी को आप नुकसान पहुंचाए, आप नेशनल पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए, और मुसलमान के वोटा आप ले लिए, दलित के वोटा आप ले लिए, रीजनल पार्टी को वोट नहीं गिरे, सेंटर के कांग्रेस को नहीं गिरे। फायदा किसको हुआ? बीजेपी को। तो ये क्लियर कट एग्जांपल है। बोल तो वोट तोड़ने के लिए। हाँ, वोट तोड़ने के लिए असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी देन ये एमआईएम 60 गांठ है। 100%। जब हम शुरुआत में बोलते थे तो लोग बोलते थे कि फिरोज खान एमआईएम के ऊपर हार गया, इसके लिए बात करता, इसमें कुछ हकीकत नहीं है।
मगर आज आप हर एक शख्स को पूछ लीजिए, एक ही बात बोलेंगे, हाँ अलायंस है, अंडरस्टैंडिंग है, बीजेपी की बी टीम असदुद्दीन है। सर एमआईएम की, बीजेपी की, बीआरएस की, ठीक है सबकी साठगांठ है, फिर कांग्रेस की किसी बड़ी पार्टी से साठगांठ नहीं हो सक रही? सबसे बड़ी पार्टी अगर से हिंदुस्तान की है तो कांग्रेस है, सबसे पुरानी पार्टी अगर से है तो कांग्रेस है जी। हमारे को साठगांठ की जरूरत नहीं है जी। हम अकेले काफी है, राइट। जो कमजोर होते हैं उनको साथ की जरूरत है। कांग्रेस एक विशाल पर्वत है जी। जो आज थोड़ा बहुत झुकावा है, मगर कल जब देखेंगे जी। आप चट्टान के ऐसा मजबूत, इंशाल्लाह कांग्रेस रहेगा। मतलब बीजेपी, एमआईएम, देन टीआरएस, बीआरएस को किसी ना किसी पार्टी की जरूरत है, विपक्ष के पार्टी की साथ की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस को क्या है, वो अपने बलबूते पे खड़ा हो सकता, बराबर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का दम जो है, कांग्रेस की आन बान शान जो है, कांग्रेस का जो विखार जो है जी। वो है उसका कार्यकर्ता जी। चट्टान कैसा मजबूत है, दरिया दिल है, शेर दिल है। ये कार्यकर्ता जो कांग्रेस के पास है ये कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। आप याद रखिए, आप जी। अगर से कांग्रेस के बाद अगर से कोई कार्यकर्ता है तो बीजेपी का कार्यकर्ता है जी। और ये एडवांटेज ये पॉलिटिकल पार्टीज के है। देखिए लीडर्स आते जाते और कार्यकर्ता जब मजबूत रहता तो पार्टी कम बैक करती। आज हम ये बात नहीं बोल रहे कि ये लीडर के आने की वजह से पार्टी कम बैक करती, बराबर करती, मगर सबसे इंपॉर्टेंट कौन रोल प्ले करता, वो है आपका कार्यकर्ता। सही है। जो कांग्रेस का आज हर एक गली में कार्यकर्ता है, हर एक बूथ के ऊपर कार्यकर्ता है, समझे, हर एक उम्र के में कार्यकर्ता है, हर एक मजहब का है। हमारे पास बीसी है, एसटी है, माइनॉरिटी है, आदिवासी है, दलित है, हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस के पास अवेलेबल है और वो कांग्रेस से इंतहा से ज्यादा मोहब्बत करता, गांधी परिवार को बहुत प्रेम करता। ये कांग्रेस का एडवांटेज है। जी सर, आपने इतना अच्छा उम्दा जानकारी दी, तो हमारे यूथ के लिए, जो हमारे टीनेजर्स है, जो हमारा देश का भविष्य लाने वाले हैं, तो टीनेजर्स को आपके तरफ से कोई मैसेज देंगे? मेरी तरफ से ये मैसेज है, 4 डीज आप फॉलो करना। 4 डीज। फर्स्ट, ड्रीम, ख्वाब बड़ा देखो और जैसा ख्वाब देख लेते। नेक्स्ट डी, डिजायर रखो कि ख्वाब को पूरा कर दो। फिर उसके बाद थर्ड डी, डेडिकेशन, और फोर्थ डी, डिसिप्लिन। ये 4 डीज को आप फॉलो करो। फर्स्ट इज ड्रीम, नेक्स्ट इज डिजायर, नेक्स्ट इज डेडिकेशन एंड नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। जब आप ये 4 डीज फॉलो करेंगे 100% सक्सेस आपके पास आएंगे। और एक आपको एक मशवरा देना चाहता हूं और एक सजेशन। एक सुपर पावर है ऊपर, उसको अल्लाह, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, जीसस क्राइस्ट, तरह तरह के नाम से हम बुलाते हैं, मगर एक सुपर पावर है। मगर जब आप दुनिया में आए तो आपके पास एक माँ बाप है, तो वो माँ बाप लिविंग गॉड्स है। उनकी बात सुनो, उनसे एडवाइस लो, एंड उसके बाद में आपके गुरु, आपके टीचर, उनकी बात सुनो, उनका आशीर्वाद लो या माँ बाप का आशीर्वाद लो, और उसके बाद में ड्रीम देखो, डिजायर रखो, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। पूरी जीत आपके कदमों में आएंगी। और आज एक बात सोच के सो जाओ कि मैं मेरे मम्मा डैडी को प्राउड बनाऊंगा, मैं मेरे मम्मा डैडी को प्राउड बनाऊंगी, और एक दिन समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ कर जाऊंगी। इतना खूबसूरत जन्म मिला, उसको भरपूर जीऊंगा, उसको भरपूर जीऊंगी, समाज को मदद करूंगी, हर किसी का साथ दूंगी, और हिंदुस्तान और तेलंगाना और हैदराबाद को मजबूत बनाऊंगी। ये एक उमंग रख लो और उसके बाद में देखो जीत आपके घर तक आके खटखटा मारती। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, थैंक यू। सर, हम लोग आशा करते हैं कि 2024 में कांग्रेस बहुत ही भारी बहुमत से जीते। हम लोग की यही बेस्ट विशेस है।
थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज आपने देखा हमारे सिटी विजन के हमारे स्टूडियो में हमने कांग्रेस के टाइगर से मुलाकात की। इसी तरह के टाइगर्स के साथ हम साक्षात्कार करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे सिटी विजन लाइव। टिल देन बाय।